गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आज आप लोगों को कक्षा 12 फिजिक्स का अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि उसमें लिखा है, बहुल आवेशों द्वारा बल का अध्यारोपण सिद्धांत। बलों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है, इसकी परिभाषा से और इसका डेरिवेशनल हम समझेंगे कि कैसे होता है बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। देखिए, बहुल आवेशों, इसकी परिभाषा क्या होती है। बहुल आवेशों के किसी निकाय में क्या होता है, बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर किसी एक आवेश पर परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले उस आवेश द्वारा कह रहे हैं, आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। कई बलों का अध्यारोपण सिद्धांत की परिभाषा है कि बहुल आवेशों के किसी निकाय में स्थित एक आवेश परिणामी विद्युत बल निकाय किसी एक आवेश के परिणामी विद्युत बल निकाय स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसा कि ये एक निकाय है, मान लीजिए कोई एक क्या है, निकाय है, ये x और ये y अक्ष है। इसमें कोई एक आवेश मान लीजिए कोई एक आवेश Q1 एक आवेश है, मान लीजिए Q1 एक आवेश है। तो Q1 आवेश पर परिणामी विद्युत बल निकालना है। एक Q1 आवेश यहाँ है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, ये सब आवेश है वो बिंदु से। ये सब बल। एक अगला आवेश Q1 है,
मतलब ऐसे कई आवेश लगे हैं। यहाँ से ये R1, ये दूरी R2 है, ये दूरी R1 है, ये दूरी R3 है, ये दूरी Rn है। अच्छा, यहाँ से Q3 से Q1 पर लगने वाला बल Qn के द्वारा, Q1 पर लगने वाला बल Q2 के द्वारा, Q1 पर लगने वाला बल, ये हमको ज्ञात करना है कि Qn पर सबके द्वारा कितने बल आरोपित हो रहे हैं, कितना बल लग रहा है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? Q1 पर परिणामी बल, Q1 पर परिणामी बल ज्ञात करेंगे। ये सब सदिश वेक्टर सदिश में रहेगा, यानी सदिश योग के बराबर होता है, यानी सारे वेक्टरों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये वेक्टर, ये सब सदिश राशियां हैं। अच्छा, एक बात और देखेंगे कि ये जो दूरी होगी, ये और ये, इस दूरी को क्या बोलेंगे, R31, वेक्टर R31 बोल देंगे, ठीक है। और इस दूरी को बोलेंगे Rn1, इस दूरी को बोलेंगे Rn, ये है 1 तक दूरी है तो वेक्टर R1। अच्छा, इस दूरी को क्या बोलेंगे, वेक्टर R21, ये हो जाएगा। ये सब राशियां हैं। अच्छा, अब देखेंगे कि ये सभी के द्वारा, सभी Q1, Q3, Qn के द्वारा जो बल लग रहे हैं, किस पर, Qn पर, कितने बल आरोपित हो रहे हैं, इनका परिणामी योग निकालना है। तो Q1 पर परिणामी बल क्या होगा, Q1 पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, यह बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F1n प्लस Fn 1 2 1 3 1n वेक्टर डॉट डॉट, ये क्या लिखेंगे, प्लस डॉट डॉट वेक्टर F1n, ये हो जाएगा। ये परिणामी बल है, ये क्या है, परिणामी बल। अब F1 का मान निकालेंगे, F1 का मान रखेंगे, F2 का मान कैसे कहेंगे, लिखेंगे पहले, सबसे पहले कि माना निर्वात में स्थित विद्युत आवेश, माना निर्वात में स्थित विद्युत आवेश, माना निर्वात में, ध्यान से समझेंगे, माना निर्वात में स्थित विद्युत आवेश, निर्वात में स्थित विद्युत आवेशों, बिंदु आवेशों, स्थित बिंदु आवेश, विद्युत नहीं बिंदु आवेशों, सॉरी गलती हो गई, बिंदु आवेशों लिखेंगे, बिंदु आवेशों के किसी निकाय में, बिंदु आवेशों के किसी निकाय में क्या करेंगे, किसी निकाय में आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn स्थित सदिशों क्रमशः R1, R2, वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर
R3 डॉट डॉट वेक्टर Rn है के शीर्ष पर स्थित है, के शीर्ष पर स्थित है। के शीर्ष पर मतलब ये इसके क्या है, इसके शीर्ष पर Q3 R3 के Q शीर्ष पर 3 है, R2 के यानी Q2 के शीर्ष ये R वेक्टर R2 के शीर्ष पर Q2 स्थित है, वेक्टर Rn के स्थित पर Qn स्थित है, डायरेक्ट यहाँ तक स्थित है। उसके बाद कह रहे हैं माना आवेश Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा, माना Q1 पर, माना आवेश, माना Q1 पर, माना Qn पर अन्य सभी आवेशों द्वारा आरोपित नेट विद्युत बल, आवेशों द्वारा सभी आवेशों द्वारा आरोपित नेट विद्युत बल ज्ञात करना, इसको हम ज्ञात कर रहे हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले F21, पहले ज्ञात करेंगे F12, वेक्टर F12 लिखेंगे। क्या है वेक्टर F12 का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R21 स्क्वायर, इसके सदिश में क्या रहेगा R21 वेक्टर, इसका सदिश रूप होगा। अच्छा ऐसे ही वेक्टर F13 का निकाल लेंगे, ये वेक्टर F12 का, F13 का, वेक्टर F12 का मान क्या हो सकता है, और इसको वेक्टर F12 का इसको इस रूप में, वेक्टर F12 को इस रूप में भी लिख सकते हैं, या इस रूप में भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, लिख सकते हैं आप इसको Q1/Q2 R12 स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों माड यानी R21 माड R21 वेक्टर R21 बराबर है माड वेक्टर 1 to R के, दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटे Q2 बटे R12 स्क्वायर और R21 यानी सदिश क्या होगा R21, ये क्या होगा कैप जो लगा है सदिश होगा। ठीक, अच्छा इसके बाद अगला ये समीकरण नंबर मान लीजिए 1 हो गया। अच्छा दूसरा वेक्टर F13, वेक्टर F13, तो इसका लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q3 बटे R13 स्क्वायर वेक्टर R31 सदिश, समीकरण नंबर 2।
ये हो जाएगा R31। अच्छा ऐसे ही इसी प्रकार लेंगे, इसी प्रकार चाहे जितने बल लगे हों सबका निकाल सकते हैं। F1n वेक्टर F1n का निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn बटे R1n स्क्वायर वेक्टर R1n वेक्टर समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। Rn 1 ये हो जाएगा वेक्टर 3। अब इसी प्रकार से सभी समीकरणों को कर देंगे, जोड़ देंगे, सभी समीकरणों को जोड़ देंगे अध्यारोपण सिद्धांत से। अब लिखेंगे अध्यारोपण सिद्धांत से, अध्यारोपण सिद्धांत से क्या हो जाएगा? F बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर F बराबर F1 क्या हो जाएगा? अध्यारोपण सिद्धांत में F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F1n प्लस वेक्टर F1n हो जाएगा। अब इन सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, प्लस लिख के डॉट लिख सकते हैं इसका, ठीक है। डॉट मतलब सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के पश्चात क्या होगा? जोड़ने के नियम में यहाँ देखेंगे, इधर हम जोड़ दे रहे हैं, यहाँ देखिए F1, इसके बाद यहाँ देखेंगे कह रहे हैं कि F1 बराबर क्या है? F1 का मान, इसको F का मान निकालेंगे। यहाँ F1 का क्या मतलब? F1 का मान निकालेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1 सब में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तीनों समीकरणों में 1/4 एप्सिलॉन 0 क्या है? कॉमन है। तो क्या कर लेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। जब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या? बचेगा Q1 R1, Q1 क्या बचेगा? Q2 बटे R21 स्क्वायर, R21 स्क्वायर बचेगा, और प्लस रेस में क्या बचेगा? R2n वेक्टर R2n, R12 बचेगा, ये R12 रहेगा, सॉरी R12 प्लस क्या हो जाएगा? अगला Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर R31 वेक्टर प्लस डॉट कहाँ तक? Q1 Qn बटे Rn1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? Rn1 स्क्वायर डॉट। ठीक, अब इसी प्रकार से देखेंगे। अब इसमें Q1 इसमें सब में Q1 मिल रहा है, Q1 को क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे, तो F बराबर हो जाएगा, वेक्टर F बराबर हो जाएगा Q1 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा? Q2 बाई R1 स्क्वायर, Q2 बटे R12 स्क्वायर और R21 कैप प्लस Q3 बटे R13 का स्क्वायर R31 वेक्टर प्लस डॉट Qn बटे Rn1 स्क्वायर
1n वेक्टर। ये हो गया इसका। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम योग के रूप में लिख देते हैं। इस चीज को हम किसके रूप में लिख देते हैं, योग के रूप में लिख देंगे। योग के रूप में लिखने का मतलब सूत्र है इसका, क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ बराबर क्यू, क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, सिग्मा। सिग्मा कहाँ तक लिखेंगे, सिग्मा का मतलब योग होता है, कहाँ तक, यन तक। कहाँ से, आई बराबर 2 से कहाँ तक, यन तक। 2 से कहाँ तक, यन तक। क्यू आई यहाँ लिख देंगे, जो क्यू 2 लिखते थे क्योंकि आई को क्या मान ली, आई बराबर किसके हो गया है, 2 के। तो 2 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। आई बटे क्या लिख सकते हैं, आर आई, यानी R1 R21 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, RI1 लिख सकते हैं, इंटू RI1 वेक्टर। ये होगा इसका सदिश रूप, ये होगा इसका सूत्र। यही करना है बलों का अध्यारोपण सिद्धांत में। सभी बलों को एक में क्या कर देना है, जोड़ देना है। इससे द्वारा इस पर जो बल लग रहा है, इसके द्वारा इस पर जो बल लग रहा है, इसके द्वारा जो इस पर बल लग रहा है, सभी बलों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। सभी सदिशों का योग निकालना है दिशा सहित। जैसे सबका क्या निकाल लेना है, योग निकाल लेना है। यहाँ मान लेंगे कि आई बराबर 2 माने हैं, यहाँ मान लेंगे आई बराबर 2 के मान लिए हैं। आई बराबर 2 तभी यहाँ हम लिखेंगे आई बराबर 2 के, आई के स्थान पे आई बराबर 2। ठीक, अच्छा। अब ये बलों का क्या हो गया, अध्यारोपण सिद्धांत। अब बलों के अध्यारोपण सिद्धांत के बाद में इसको एक बार आप वीडियो पुनः देखेंगे, समझेंगे। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे एकदम करेंगे, समझेंगे। नहीं समझ में आएगा फिर वीडियो को पुनः देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, इसके बाद अब बलों का अध्यारोपण सिद्धांत हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे, बलों के अध्यारोपण सिद्धांत के बाद पढ़ेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको देख लेंगे इस वीडियो में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आपको देखना होगा, वीडियो रोक के एक बार पढ़ के खूब अच्छे से देख लेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कहें विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश, प्रति एकांक धनावेश, प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले बल, पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर, लगने वाले बल को उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कहते हैं। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? ई बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमेशा ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। एक बात नोट कर लेंगे, हमेशा ई बहुत बार आपको मिलेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। तो ई बराबर क्या होता है? एफ बाई यानी एफ बटे Q0। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। एफ बल है, तो ई बराबर क्या होता है? एफ बटे Q0। Q क्या है? परीक्षण आवेश है। ये इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये क्या है? सूत्र है। इसको जानिए, परीक्षण आवेश है, ये बल है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। इसको ध्यान देंगे, ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, अगर आवेश जो हम लिए हैं परीक्षण आवेश, अगर धना आवेश, परीक्षण आवेश जो है अगर ये धना आवेश है तो इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। अगर ये परीक्षण आवेश ऋणावेशित है तो इसकी दिशा क्या होगी? अंदर की ओर होगी। ये दोनों बातें ध्यान से समझ लेंगे। परीक्षण आवेश यदि धना आवेश है तो इसकी दिशाएं किधर होंगी? बाहर की ओर होंगी। अगर परीक्षण आवेश ऋण है तो इसकी दिशाएं क्या होंगी? अंदर की ओर होंगी। इसकी दिशाएं क्या होंगी? अंदर की ओर होंगी। ये बातें इतना जान लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस बात को आप ध्यान रखना। अब आगे आता है, अब आगे हम पढ़ेंगे अच्छे विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विद्युत द्विध्रुव। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव? यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम समझ लेंगे कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, बहुत जरूरी है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये समझ लीजिए। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इसकी परिभाषा क्या होती है? यदि परिमाण में समान परंतु ठीक, ये परिमाण में समान परंतु प्रकृति के दो आवेशित कण परंतु विपरीत प्रकृति, परंतु क्या हो जाएगा? परंतु विपरीत प्रकृति के, परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण, विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण का मतलब एक धनावेश और एक क्या हो? ऋणावेश हो। प्रकृति के दो आवेशित कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो, अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो तो ठीक है, आवेशों के इस युग्म को, तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते। अच्छा, ये क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव, जैसे ये कोई दूरी है, ये अल्प दूरी है, बहुत अल्प दूरी है। मान लीजिए ये दूरी, ये धना प्लस धनावेश है, ये क्या है? धनावेश। इसकी दूरी मान लीजिए क्या है? d है। एक अल्प दूरी क्या है? d है।
इस डी अल्प दूरी पर दोनों आवेश स्थित है। एक धनावेश है, एक क्या है, ऋणावेश। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। यानी ऐसा विद्युत, मतलब ऐसा विद्युत कि जिसमें द्विध्रुव, एक प्लस हो और एक क्या हो, माइनस। एक धनावेश हो, एक क्या हो, ऋणावेश हो। एक धनावेश हो, एक क्या हो, ऋणावेश। उदाहरण के लिए HCl कह सकते हैं, इसको H2O उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसको जैसे में आप लिख सकते हैं कि इसको HCl और H2O आदि, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं इसके जिसमें प्लस और माइनस दोनों पाए जाते हैं। ठीक, एक प्लस आयन और माइनस आयन दोनों पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक छोटी सी हेडिंग देख लेंगे। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ध्यान से देख लेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नीचे देख लेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा समझ लेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कह रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक कण के आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश, किसी एक आवेशित, किसी एक क्या कह रहे हैं, किसी एक आवेश, किसी एक कण के आवेश, सॉरी, किसी एक कण के आवेश, किसी एक कण के आवेश का परिमाण Q तथा आवेश का परिमाण Q तथा आवेश का परिमाण Q तथा सदिश दूरी 2D, सदिश दूरी 2D, सदिश दूरी 2D का गुणनफल निकाय, का गुणनफल निकाय, का गुणनफल निकाय का गुणनफल निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, सूत्र इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र से सवाल लगते हैं। सूत्र आप याद रखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण का। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है 2QD। क्या हो जाएगा, P, द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रकट करते हैं। P बराबर क्या होता है, 2QD के। ये इसका सूत्र है, ये याद रखेंगे। ठीक, अब आगे आपको अगली अच्छी एवं निरक्षीय स्थिति अगले वीडियो में, अगले भाग में पढ़ाएंगे। इतना आप कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अगला भाग पढ़ाएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।